14 मई 2016 भिंड का वीरेंद्र नगर इलाका। हमेशा की तरह लोग सुबह जाग चुके थे। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, लेकिन मोहल्ले के एक मकान से कोई हलचल नहीं हो रही थी। घर के दोनों दरवाजों पर बाहर से ताले लटके थे। रीना के ससुर राम बाबू शुक्ला, जो उस वक्त एक गांव में थे, उन्हें सुबह सुबह श्री राम शर्मा का फोन आया, जो रीना के पिता थे। श्री राम शर्मा परेशान थे क्योंकि उनकी नातिन अंबिका का फोन नहीं लग रहा था और घर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब रीना का भतीजा नीलेश शर्मा घर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अनहोनी की बू आने लगी। नीलेश ने पड़ोस की छत का सहारा लिया और रीना के घर की छत पर जा चढ़ा। वहां से उसने लोहे की एक रॉड की मदद से दरवाजे की कुंडी खोली और नीचे उतरा। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसकी चीख निकल गई। कमरे के फर्श पर खून का दरिया बह रहा था और उसमें डूबी हुई थी 5 लाशें। 35 साल की रीना शुक्ला और 4 मासूम बच्चे, छवि, महिमा, अंबिका और गोलू। उनके गले बेरहमी से रेते गए थे और बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था। यह मंजर इतना खौफनाक था कि अनुभवी पुलिस अधिकारियों की भी रूह कांप गई थी। भिंड के इतिहास में एक साथ 5 हत्याओं का ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो इस खतरनाक केस की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में बागियों, बंदूकों और पुरानी रंजिशों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। लेकिन 14 मई 2016 की उस सुबह भिंड के वीरेंद्र नगर इलाके में जो हुआ, उसने चंबल के उस हिंसक इतिहास में भी एक ऐसा काला अध्याय लिख दिया जिसने इंसानियत के भरोसे को जड़ से हिलाकर रख दिया। यह कहानी सिर्फ 5 हत्याओं की नहीं, बल्कि यह कहानी है भरोसे के कत्ल की, एक माँ की असुरक्षा की और हमारे कानून व्यवस्था की उन बारीकियों की, इनकी वजह से एक संगीन जुर्म भी अदालत की दहलीज पर आकर संदेह के घेरे में सिमट गया। रीना शुक्ला की जिंदगी किसी दौर में बेहद खुशहाल हुआ करती थी। उनके पिता शशिकांत शुक्ला और उनकी बेटी छवि के साथ उनका छोटा सा संसार वीरेंद्र नगर में बसा था। मोहल्ले के लोग रीना को एक सुलझी हुई, संस्कारी और अपने ससुराल की मर्यादा बनाए रखने वाली महिला के तौर पे जानते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक शशिकांत बीमार हो जाते हैं और बीमारी से उनकी मौत हो जाती है और रीना के सिर से पति का साया हमेशा के लिए उठ जाता है। एक युवा विधवा के तौर पर रीना के सामने न केवल 10 साल की बेटी छवि की परवरिश की जिम्मेदारी थी, बल्कि उनके ससुर राम बाबू शुक्ला ने भी उन पर भरोसा जताया था। इसके अलावा शिक्षा के केंद्र के रूप में भिंड की पहचान की वजह से रीना के रिश्तेदारों ने अपने बच्चों को उनके पास पढ़ाई के लिए छोड़ा हुआ था। 16 साल की ही अंबिका और 13 साल का गोलू, ये तीनों बच्चे रीना के संरक्षण में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। मोहल्ले वाले रीना को एक मिसाली माँ के रूप में देखते थे, जो अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चे का भी माँ जैसा ख्याल रखती थी। लेकिन पति के मौत के बाद पैदा हुए अकेलेपन और घर की भारी जिम्मेदारियों के बीच रीना की जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने इस पूरे परिवार की किस्मत ही बदल दी। यह शख्स था अंकुर दीक्षित, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने घर आया करता था। यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने एक आदर्श घर को शमशान बना दिया। अंकुर दीक्षित, जिसकी उम्र उस समय करीबन 25 साल थी, वीरेंद्र नगर के ही किराएदार के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाया करता था और इसी वजह से उसका रीना के घर में भी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वो रीना के बच्चों को भी पढ़ाया करता था। अंकुर दिखने में एक साधारण, पढ़ा लिखा और सभ्य युवक था, लेकिन उसके व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वह अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान बदलता रहता था। कहीं वो खुद को रितेश बताता तो कहीं नितेश। धीरे धीरे ट्यूशन टीचर और रीना के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। रीना, जो अपने पति को खोने के बाद मानसिक और भावनात्मक तौर पर कमजोर थी, अंकुर की बातों के जाल में फंसती चली गई। पुलिस के तफ्तीश में सामने आए कॉल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच अक्सर काफी देर तक बातें हुआ करती थी। घंटों घंटों बातें होती थी। यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं रह गया था, बल्कि शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया था। इस अवैध रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना गया। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के अनुसार जब अंकुर को रात में रीना से मिलना होता था, तो रीना अपने ही घर के मासूम बच्चों को नींद की गोलियां दूध या शरबत में मिलाकर पिला देती थी। दोस्तों, यह इस केस का बहुत ही भयानक पहलू है। एक संरक्षक जो बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही थी, वो खुद उन्हें नशे की हालत में सुला रही थी ताकि उसका हवस का राज सुरक्षित रह सके। बच्चों को ये लगता था कि उनकी मामी या माँ उन्हें सेहत के लिए दूध दे रही हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे
कि वह दूध उन्हें मौत के करीब ले जाने वाली एक साजिश का हिस्सा था। दोस्तों, इस मास मर्डर को समझने के लिए सबसे पहले इन रिश्तों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आइए पहले इसे समझते हैं। पहली है रीना शुक्ला, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। वो स्वयं घर की मुखिया हैं। दूसरी है छवि, जिसकी उम्र महज 10 वर्ष है, जो रीना शुक्ला की सगी बेटी है। तीसरी है महिमा, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, जो रीना की जेठानी की बेटी है। चौथा है अंबिका, जिसकी उम्र भी 16 वर्ष है और वो रीना के भाई की बेटी है। और पांचवा है गोलू अविनाश शर्मा, जिसकी उम्र 13 वर्ष है। वह दूर का रिश्तेदार था। 13 मई 2016 की रात को वीरेंद्र नगर का वो घर एक कत्लगाह में तब्दील होने वाला था। हर रोज की तरह रीना ने बच्चों को नशीला पदार्थ दूध या शरबत में घोल कर दे दिया। रीना और वो ट्यूशन टीचर दोनों आपस में हम बिस्तर हो रहे थे। तभी वो 13 साल का गोलू शर्मा जाग गया। शायद गोलू को दवा का असर कम हुआ था या कोई ऐसी वजह थी जिससे गोलू की आंखें खुल गई और उसने अपनी मामी और उस ट्यूशन टीचर को एक ऐसी स्थिति में देख लिया जिसे उससे यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जब अंकुर और रीना को यह एहसास हुआ कि उनका राज अब राज नहीं रहा, तो वे पूरी तरह से घबरा जाते हैं। पर्दाफाश होने का डर इंसान को हैवान बना देता है। एक प्लानिंग के अनुसार सबसे पहले गोलू को पकड़ा जाता है। उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए और फिर बेरहमी से उसका गला घोट दिया गया। लेकिन इस छटपटाहट और शोर ने घर के बाकी बच्चों को भी जगा दिया। एक एक करके छवि, अंबिका और महिमा की नींद खुल गई। बच्चों को जागता देख टीचर और रीना दोनों घबरा जाते हैं। ट्यूशन टीचर अंकुर छवि को गला घोटकर उसके मौत के घाट उतार देता है। 16 साल की महिमा और अंबिका, जो शायद संघर्ष करने की स्थिति में थे, उन्हें चाकू से गोदकर और उनके गले रेत कर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी वारदात में रीना की भी हत्या कर दी जाती है और रीना की हत्या पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि जब रीना ने देखा कि उसके अवैध प्रेम की वजह से ही बच्चे मर गए, तो शायद उसके अंदर की ममता जाग गई और उसने अंकुर का विरोध किया। इसी झड़प में अंकुर ने रीना को भी मार डाला। हालांकि डिफेंस का तर्क था कि एक अकेला व्यक्ति 5 लोगों को, जिनमें 2 किशोर लड़कियां शामिल थी, बिना शोर मचाए और बिना किसी प्रतिरोध के कैसे मार सकता है? क्या यह किसी पेशेवर गिरोह का काम था? लेकिन पुलिस ने अपनी थ्योरी अंकुर दीक्षित के इर्द गिर्द ही बुनी। पुलिस के अनुसार कत्ल के बाद अंकुर ने घर के दोनों दरवाजों पर ताला लगा दिया, रीना का मोबाइल और चाबियां पास के नाले में फेंक दी और खुद फरार हो गया। 14 मई को लाशें मिलने के बाद पुलिस प्रशासन पर और भी दबाव पड़ जाता है। एएसपी अमृत मीना के नेतृत्व में यह जांच शुरू की जाती है। शुरुआती जांच में पुलिस को घर के अंदर से किसी भी लूटपाट का संकेत नहीं मिलता, जिससे यह तो साफ हो गया कि हत्यारा कोई करीबी या कोई जानकार ही था। लेकिन पुलिस ने जब रीना के कॉल डिटेल्स खंगाले तो उसमें सबसे एक्टिव अंकुर दीक्षित का नंबर था। 15 मई 2016 की दोपहर करीब 2 बजे अंकुर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस के अनुसार कड़ाई से पूछताछ करने पर अंकुर टूट जाता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसने पुलिस को उस नाले की जगह दिखाई जहां उसने हथियार और मोबाइल फेंका था। पुलिस ने वहां से एक 8 इंच का चाकू बरामद किया। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने घर से एक ग्लास बरामद किया जिस पर अंकुर के फिंगरप्रिंट्स होने का दावा किया गया। रीना के शव के डीएनए परीक्षण से भी अंकुर के साथ उनके संबंधों की पुष्टि की गई। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसी चीजें थी जिसे पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया था। एग्जाम्पल के लिए, जो चाकू नाले से बरामद किया गया उस पर कोई भी खून या फिंगरप्रिंट नहीं थे। इसके अलावा जिस गद्दे पर 5 लोगों का कत्ल हुआ था, पुलिस ने उसे जब्त करने की जहमत तक नहीं उठाई। सिर्फ एक चादर लेकर खाना पूर्ति कर दी गई। दोस्तों, इस किचन से उठाई गई छोटी चाकू ने आगे चलकर इस पूरे केस की बुनियाद ही हिला दी थी। विंड की सेकेंड एडिशनल सेशंस कोर्ट में यह मामला करीब 3 साल तक चला। न्यायाधीश डॉक्टर धर्मेंद्र टाडा ने अभियोजन पक्ष के दलीलों और पेश किए गए परिस्थितियों के आधार पर 19 मार्च 2019 को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में रखा। कोर्ट का मानना था, एक शिक्षक जिसे समाज में मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है, उसने न केवल भरोसे का कत्ल किया बल्कि 4 निर्दोष बच्चों की भी जान ले ली। अंकुर दीक्षित को 5 हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई गई। साथ ही साक्ष्य मिटाने के लिए धारा 201 के तहत उसे 7 साल की कठोर कारावास की सजा भी मिली। उस वक्त लगा कि मासूमों को इंसाफ मिल गया, लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था में हाई कोर्ट की पुष्टि अनिवार्य होती है। दोस्तों, सेशन कोर्ट ने तो अंकुर को फांसी की सजा दे दी थी, लेकिन अंकुर दीक्षित ने फांसी की सजा के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर दी। 9 सितंबर 2019 को जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने इस केस पर जो फैसला सुनाया
उसने पुलिस की पूरी जांच को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष स्थिति जन्य साक्ष्यों की श्रृंखला यानी चैन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को पूरा करने में पूरी तरह फेल रही। हाई कोर्ट ने 5 ऐसी बड़ी खामियां गिनाई जिनकी वजह से फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम बाइज्जत बरी हो गया। दोस्तों, इसे समझते हैं। जैसे समय की विसंगति, गवाह राम बाबू शुक्ला ने कहा कि उन्हें सुबह 8:30 बजे सूचना मिली, जबकि अन्य गवाहों के अनुसार 7:30 बजे तक भीड़ जमा हो चुकी थी। हथियार पर संदेह होना, असल रिपोर्ट के अनुसार बरामद किए गए चाकू पर ह्यूमन ब्लड का कोई भी निशान नहीं मिला, क्योंकि चाकू खुले नाले से मिला था जिसे कोई भी डाल सकता था। उसके बाद आता है फिंगरप्रिंट्स की लापरवाही। ग्लास के फिंगरप्रिंट्स लेने की प्रक्रिया संदिग्ध थी, इसका कोई विधिवत रिकॉर्ड नहीं था। फिंगरप्रिंट्स घर के किसी कोने से उठाए गए थे। चूंकि टीचर अक्सर वहां पढ़ाने आया करता था, तो हो सकता है ग्लास वो कई दिन पुराना रखा हो। स्निफर डॉग का फेल हो जाना, घटना वाले दिन डॉग स्क्वाड 12 बजे पहुंचा। तब तक आरोपी पहले ही घटनास्थल से फरार हो चुका था। उसने सारे स्मेल को मिटा दिया था। और सबसे अंतिम था वो रूम जहां यह मास मर्डर किया गया था। उस रूम का सबसे मुख्य सबूत खून से सना हुआ गद्दा था, जिसे पुलिस ने कभी भी जब्त नहीं किया। हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले की जांच पूर्वाग्रह यानी प्री डिटरमाइंड मैनर के साथ की। सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर किसी को हत्यारा नहीं माना जा सकता जब तक कि कोई सॉलिड एविडेंस ना मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह संभव नहीं लगता कि अकेला आदमी बिना किसी शोर के 5 लोगों को मौत के घाट उतारते, खासकर तब जब घटनास्थल पर सामान बिखरा हुआ मिला जो लूटपाट की ओर इशारा कर सकता था। भिंड का यह मामला दोस्तों हमें 2 महत्वपूर्ण चीजों पर सोचने को मजबूर करता है। पहला है घरेलू सुरक्षा और ट्यूशन कल्चर। आज के दौर में बच्चों को पढ़ाना एक जरूरत बन गई है, लेकिन क्या हम उन लोगों की गहन जांच करते हैं जिसे हम अपने घर के दहलीजों के अंदर आने देते हैं? रीना शुक्ला के मामले में अंकुर का कई नामों से जाना जाना और उसका उस घर में बिना रोक टोक के आना जाना इस बड़ी त्रासदी का एक जड़ बना। दूसरा पहलू है दोस्तों जांच एजेंसियों की वर्क एफिशिएंसी। भारत में अक्सर देखा जाता है कि हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस जल्दबाजी करने की कोशिश करती है और किसी एक संदिग्ध को पकड़कर केस को क्लोज करने की कोशिश करती है। भिंड की पुलिस ने अंकुर को तो पकड़ लिया, लेकिन वो भूल गई कि कोर्ट कभी भावनाओं से नहीं चलती, उन्हें सबूत चाहिए होता है। एक खून भरे गद्दे को जब्त न कर पाना या फिंगरप्रिंट का सही फोटोग्राफी न करना जैसी छोटी तकनीकी गलतियों ने 5 जिंदगियों के कत्ल के आरोपी को सड़क पर खुले घूमने के लिए वापस भेज दिया। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस केस में लो कॉर्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल का पालन ही नहीं हुआ। यदि अंकुर ने उन 5 लोगों को अगर चाकू से मारा होता तो उसके खून के छींटे उसके कमीज पर, उसके शर्ट पर जरूर पड़े होते, जिन्हें फॉरेंसिक साइंस जरूर पकड़ लेती। लेकिन पुलिस ने उन कपड़ों का सही परीक्षण ही नहीं कराया। यह हमारे फॉरेंसिक ढांचों की कमजोरियों को दिखाता है। आज वीरेंद्र नगर का वो घर शायद फिर से आबाद हो गया, लेकिन 4 बच्चों की उनकी चीखें आज भी उस कमरे में गूंज रही है। छवि, गोलू, महिमा और रमिका, आखिर उनकी क्या गलती थी? क्या गलती उनकी सिर्फ यही थी कि उन्होंने एक इंसान पर भरोसा किया जिसे समाज ने एक टीचर बनाकर भेजा था, एक शिक्षक बनाकर भेजा था? और रीना शुक्ला, क्या वो भी एक अपराधी थी जो अपने ही जाल में फंस गई या अपने ही बुने हुए जाल की शिकार बन गई? अदालत ने अंकुर दीक्षित को बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। कोर्ट कहती है दोस्तों कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब 100 गुनहगारों के साथ साथ ऐसे दरिंदे भी तकनीकी खामियों की वजह से छूट जाते हैं, तो आम आदमी का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठने लगता है। यह केस एक सबक है पुलिस के लिए कि इन्वेस्टिगेशन में वो साइंस का जरूर सपोर्ट ले, न कि केवल लाठियां और एक वालिया बयान से। यह सबक है उन पेरेंट्स के लिए कि वे अपने आसपास के माहौल को लेकर हमेशा सजग रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंकुर दीक्षित वो असली कातिल था जो कानून की गलियों से बच निकला, या पुलिस ने वाकई किसी निर्दोष को फंसाने की पुरजोर कोशिश की? और क्या इस केस की दोबारा जांच होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।